अब मैं आमंत्रित करना चाहूँगा युवा रचनाकार मोईद रशीदी को। मोईद रशीदी जी अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में बतौर सहायक प्रोफेसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं और ये उर्दू के चर्चित युवा कवि और गज़लकार हैं। आपकी 2 किताबें आ चुकी हैं। इसका आखिरी किनारे पर आपका हार्दिक स्वागत है। मोईद रशीदी जी, आप आएँ और अपनी बात रखें। ऑनरेबल चेयर, हमारे नौजवान अवार्डीज़ और सीनियर तमाम अवार्डीज़ और इस हॉल में मौजूद बेहद अहम शख्सियात, सबसे पहले मैं भारतीय भाषा परिषद का शुक्रगुज़ार हूँ कि मुझे इस लायक समझा गया और मुझे बेहद अहम इनाम से सरफराज किया गया। बाज़ बेहद अहम काम जो हुकूमत के बड़े इदारों को करना होता है वो ऐसे ट्रस्ट कर जाते हैं जिनकी खिदमात को हम फरामोश करना भी चाहें तो नहीं कर सकते। और आज मैंने देखा कि भारतीय भाषा परिषद के इस ऑडिटोरियम में पूरा हिंदुस्तान की जो मुख्तलिफ़ ज़बानें हैं उनके नुमाइंदे यहाँ मौजूद हैं। और जो शंभूनाथ जी कह रहे थे कि हिंदुस्तान की आत्मा यहाँ मौजूद है, तो इसमें कोई शक नहीं है। मैं आपका ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा, हिंदुस्तानियत के हवाले से कुछ बातें कहूँगा। और हमारे दोस्त अभी कह रहे थे कि मैं अलीगढ़ से आया हूँ और मैं सोचने लगा कि मैं अलीगढ़ गया कब था। कुछ 16-17 बरस गुज़र गए मुझे ये शहर छोड़े हुए, और जब मैं यहाँ आता हूँ तो मुझे बिल्कुल नहीं लगता कि मैं यहाँ से कभी गया था। तो मेरा जिस्म सफ़र करता रहता है हिंदुस्तान के मुख्तलिफ़ शहरों में, लेकिन मेरी रूह हमेशा इसी मिट्टी में रहती है और यहाँ की फ़ज़ा में और यहाँ की जड़ों में वो सांस लेती है। मेरा काम बहुत आसान कर दिया ज्ञान प्रकाश साहब ने। बेहद उम्दा, बेहद खूबसूरत गुफ्तगू की, और वो हिंदी में बोल रहे थे कि उर्दू में बोल रहे थे, ये फ़ैसला करना दुश्वार है। तो मैं बहुत सी बातें जो मैं कहता वो मेरी तरफ से वो कह गए, और वो मेरे सीनियर हैं तो उनके बयान का मैं एहतराम करता हूँ। और बहुत मुख्तसर मैं अपनी बात हिंदुस्तानियत के हवाले से कहूँगा। और चूँकि उर्दू ज़बान का नुमाइंदा हूँ तो कुछ अशार भी मैं सुनाऊँगा, जैसा कि प्रकाश जी ने कुछ अशार सुनाए कि उसके बग़ैर उर्दू वालों की दाल नहीं गलती। तो मैं एक बहुत रिसेंट रेफरेंस से अपनी बात शुरू करना चाहता हूँ। वो 15 अप्रैल 2025 सुप्रीम कोर्ट ने एक बेहद अहम जजमेंट सुनाया, और हम राइटर्स हैं, हम लिखते हैं, सुप्रीम कोर्ट के जजेस भी लिखते हैं, और उनके फ़ैसले भी रिसर्च बेस्ड होते हैं। और बाज़ फ़ैसले तो ऐसे होते हैं कि हम उन्हें बार बार पढ़ें और बार बार याद रखें। मैं उस फ़ैसले का हवाला दे रहा हूँ जो 15 अप्रैल को दिया गया था, और 2 जजेस की बेंच, सुधांशु धूलिया और के विनोद चंद्रन, 36 पेजेस पर वो जजमेंट है। उसके पेज नंबर 12 पे उर्दू ज़बान से मुताल्लिक़ बातें कही गई हैं और फ़ैसला सुनाया गया है। और उस फ़ैसले में जो बुनियादी बात कही गई है वो ये कही गई है कि हमें हिंदुस्तान ही की नहीं बल्कि दुनिया की तमाम ज़बानों का सम्मान करना चाहिए, तमाम ज़बानों से मोहब्बत करनी चाहिए। और हिंदुस्तान की तमाम ज़बानें तो हमारी अपनी ज़बानें हैं, और ज़बान तो मोहब्बत की ज़बान होती है। उर्दू के हवाले से उस जजमेंट में लिखा गया, और ये हमारे हिंदुस्तान में जो लैंग्वेज पॉलिटिक्स है वो जजमेंट बेहद अहम हो जाता है उस हवाले से कि ज़बानें तो जोड़ने का काम करती हैं। ज़बानें तो 2 तहज़ीबों के दरमियान, 2 कौमों के दरमियान और मुख्तलिफ़ मज़ाहिब के दरमियान एक पुल का काम करती हैं। तो उर्दू ज़बान हम कहते हैं और हिंदुस्तान का पूरा मंजरनामा हमारे सामने आ जाता है। हम उर्दू ज़बान कहते हैं और
गंगा जमनी तहजीब का पूरा मंजरनामा हमारे सामने आ जाता है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये ज़बान मुश्तरका तहजीबी विरासत की फाइनेस्ट स्पेसिमेन है और कंपोजिट कल्चरल जो इथोस है उसकी बेहतरीन मिसाल है। मैं उस ज़बान से मेरा ताल्लुक़ है और ज़बान की मैं तर्जुमानी करता हूँ जिसकी बुनियाद ही मोहब्बत पर रखी गई है। मैं इस कायनात का एक छोटा सा ज़र्रा हूँ। हम सब इस कायनात का एक छोटा सा ज़र्रा है। हम इस दुनिया में आते हैं, अपना किरदार निभाते हैं और चले जाते हैं। पानी, मिट्टी, हवा, ये सब ऐसी चीज़ें हैं जिन्हें तकसीम नहीं किया जा सकता। वो किसी मुल्क में हो, किसी इलाके में हो, किसी सरहद में हो, इंसानियत को तकसीम नहीं किया जा सकता। लेकिन सूरत हाल ऐसी है कि हम हर रोज़ इंसानों को तकसीम करते रहते हैं, उन्हें बांटते रहते हैं। लेकिन अदीबों की ज़िम्मेदारी है, जो सबसे अहम रोल किसी भी समाज को बनाने के लिए होता है, वो बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी उस अहद के राइटर्स पर होती है कि वो अपने अहद का ज़मीर होते हैं, वो अपने अहद की रूह होते हैं और अपने ज़माने की जो सही तस्वीर कशी है, अपने ज़माने का जो सही एहसास है, वो राइटर्स ही पेश करते हैं, वो शायर पेश करते हैं, वो नॉवेलिस्ट पेश करते हैं। तो हर शायर, हर तख्लीक़कार अपने ज़माने की तख्लीक़ी रुदात कलमबंद करता है। मेरी खुशकिस्मती है कि मेरा ताल्लुक़ एक ऐसे मुल्क से है जो अपनी तहज़ीब के लिए, हिंदुस्तान की अपनी तहज़ीब के लिए पूरी दुनिया की तारीख़ में एक मुनफरिद हवाला रखती है। हिंदुस्तान, दुनिया की तारीख़ का मुतालिया किया जाए, उसे पढ़ा जाए, तो उसमें हिंदुस्तान अपने तहज़ीबी सरोकारों की वजह से जाना जाता है और पहचाना जाता है। उर्दू ज़बान से मुताल्लिक़ मैं कह सकता हूँ कि उसकी बुनियाद में सेकुलरिज़म है, कि वो तो रोज़े अव्वल से सेकुलर रही है, कि उसका पहला शायर, उर्दू ज़बान का पहला शायर पंडित, उर्दू ज़बान का जो पहला शायर है वो चंद्रभान ब्रह्मन, और ये 1557 का वाक़या है कि वो उर्दू ज़बान का पहला हवाला। दूसरा जो सबसे बड़ा हवाला है उर्दू ज़बान का, वो अमीर खुसरो है। और जब मैं अपने तख्लीक़ी सफ़र पर गौर करता हूँ और मैं ये सोचता हूँ कि मैं जो शेर कहता हूँ, मैं जो लिखता हूँ, तो वो उसके हवाले कहाँ से आते हैं, वो रेफरेंसेस कहाँ से आते हैं, वो लफ्ज़ियात कहाँ से आती हैं, वो इस्तिआरे कहाँ से आते हैं, वो सिमिलीज़ कहाँ से आती हैं, वो सिंबल्स कहाँ से आते हैं। तो मुझे हिंदुस्तान की कदीम तारीख़ पर नज़र करना पड़ता है और अपनी रिवायतों की तरफ नज़र करना पड़ता है। और इसमें पंडित चंद्रभान ब्रह्मन से लेकर फिर अमीर खुसरो, जो मेरे तख्लीक़ी सफ़र का दूसरा अहम पड़ाव है। और हम जानते हैं कि खुसरो एक सूफ़ी शायर और कंपोजिट कल्चर की नुमाइंदगी करने वाले सबसे अहम शायर, और हम कह सकते हैं कि पहले शायर। उन्होंने एक कसीदा लिखा था फ़ारसी में, एक मसनवी लिखी थी, यानी एक लंबी नज़्म जिसे हम कह सकते हैं। तो मैं अमीर खुसरो का जिक्र कर रहा था। अमीर खुसरो ने एक कसीदा लिखा था अपनी मसनवी नूसपहर में, और उसने हिंदुस्तान की तारीफ़ की और हिंदुस्तान को दुनिया के तमाम मुल्कों से बेहतर बताया, यानी अपने मुल्क से, अपने ख़ित्ते से इस कदर मोहब्बत का सबूत पेश किया। मेरा जो तख्लीक़ी पड़ाव है उसमें कबीर भी आते हैं, उसमें कुली कुतुब शाह भी आते हैं, उसमें मीर तकी मीर भी आते हैं। और मीर का वो शेर मुझे याद आता है कि उसके फ़रोग़े हुस्न से झमके है सब में नूर, शमे हरम हो या कि दिया सोमनाथ का। तो वो दिया किसी मंदिर में जल रहा हो, किसी मस्जिद में जल रहा हो, उसमें जो रोशनी मौजूद है वो रोशनी तो उसी बनाने वाले की है, उसी अता करने वाले की है, जो ये नहीं देखता कि कौन हिंदू है, कौन मुसलमान है, कौन किस खित्ते का रहने वाला है, कौन किस मुल्क का रहने वाला है। वो रंग नहीं देखता, वो ज़ात नहीं देखता, वो नस्ल नहीं देखता, वो कुछ नहीं देखता है, और दुनिया के तमाम इंसानों को यकसा तौर पर नवाजता रहता है। मेरे सफ़र में नज़ीर अकबर आबादी भी आते हैं, गालिब भी आते हैं, इकबाल भी आते हैं, और पूरी एक तवील फहरिस्त है, रघुपति सहाय फ़िराक़ से लेकर, बल्कि चंद्रभान ब्रह्मन से लेकर चंद्रभान ख़याल तक, तो पूरी एक कहकशा मौजूद है। और
मेरी जो तख्लीकियत है उसमें अगर हिंदुस्तान इस तरह के ज़रूरी काम दरमियान में आते रहते हैं। और बहरहाल तो मैं ज़िक्र कर रहा था अपनी तख्लीकी रिवायतों का कि मैं अगर शायरी करता हूँ, मैं शेर कहता हूँ कि तो वो रेफरेंसेस कहाँ से आते हैं। अगर मैं इस मुल्क में पैदा ना हुआ होता, अगर मैं इस आबो हवा में पला बढ़ा ना होता, अगर मैं इस मुल्क की बेहद रिच तहजीबी रिवायत को महसूस मैंने न किया होता, उसे जिया ना होता, तो शायद इस तरह के शेर ना कह पाता। अब मैं एक शेर सुनाता हूँ। हमारे दोस्त बनारस से बैठे हुए हैं कि मेरे अंदर के बनारस की तरफ आना पड़ेगा, मेरे अंदर के बनारस की तरफ आना पड़ेगा, पाक होने के लिए आँखों में गंगा जल नहीं है। यहाँ बनारस सिर्फ एक शहर नहीं है, बल्कि बनारस एक मेटाफर है, एक सिंबल है। और मैं इस तरह के शेर कभी न कह पाता अगर मैं इस मुल्क में पैदा ना हुआ होता। और मैं उसी गज़ल का एक शेर है कि मेरी दिल्ली के फलक पर है बहुत ही सुर्ख मौसम, है तपिश लेकिन सियासत का कोई बादल नहीं है। तो यहाँ भी दिल्ली सिर्फ एक शहर नहीं है, बल्कि एक मेटाफर है, एक सिंबल बन जाता है। और बहुत से शेर हैं, मैं 2-3 शेर सुना के आपसे इजाज़त लूँगा कि फूल बरसने लगते हैं लब खुलते ही, लहजे से कस्तूरी करने आते हैं। अब ये लहजे से कस्तूरी करना, ये बहुत ख़ास जो हिंदुस्तानी रोमान जिसे कहते हैं, इंडियन रोमांस, वो बेसाख्ता इस शेर से वो ज़ाहिर हो जाता है। और 2 शेर मैं हाजिर करता हूँ कि मैं कहाँ हूँ, मेरे हालात का पता तो चले, कैसे दिन गुज़रा है कुछ रात का पता तो चले, किस कदर मेरी नज़र में गिरेगी ये दुनिया, कितनी कम ज़र्फ़ है बदज़ात का पता तो चले। तो ये इस तरह के शेर मैं कह ही नहीं सकता था अगर मैंने ज़रा हिंदुस्तान के मुख्तलिफ़ मज़ाहिब का मुतालिया ना किया होता, मैंने हिंदुइज़्म ना पढ़ा होता, मैंने बुद्धिज़्म ना पढ़ा होता, मैंने इस्लाम ना पढ़ा होता। तो अशार बहुत से हैं, मैं वो तमाम अशार मैं छोड़ता हूँ। बस आखिर में मैं यही कहना चाहूँगा कि ज़बानों का कोई मज़हब नहीं होता। ज़बानें तो बोलने वालों से जानी जाती हैं, और ज़बानें सिर्फ़ और सिर्फ मोहब्बत का पैगाम देती हैं। मेरा पता जानना हो तो इसी मोहब्बत की गली में आना पड़ेगा। बेहद शुक्रिया। मोहब्बत का पैगाम बांटने वाले भाई साहब को बहुत बहुत मुबारक। और मार्तंडे ने भी कहा था कि जो भारतीयता की अवधारणा है उसमें उन्होंने कहा था बहुत पहले कि हिंदू, मुसलमान, मराठी, जैनी, बंगाली सब एक दूसरे का हाथ थामो और आगे बढ़ो। यह समय हाथ थाम कर आगे बढ़ने का है। और मैं अब बुलाना चाहूँगा बांग्ला के प्रसिद्ध और चर्चित कथाकार नलिन वेरा जी को। और नलिन जी, आपका हार्दिक स्वागत है। इनका चर्चित उपन्यास है श्रवण चरित्र दुई भुवन 14 मादाल एई लोकगुलो प्रमुख हैं। इसके अलावा इनके 10 कहानी संग्रह प्रकाशित हो चुके हैं और आपको बंकिम पुरस्कार और आनंद पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। नलिन जी, आपका हार्दिक स्वागत है। हम आपका स्वागत करते हैं। আমি বাঙালি লেখক, বাংলায় লিখি, আমি একজন উপন্যাসিক। যদিও আমাকে বলা হয়েছিল যে ইংরেজিতে লিখে আনতে, আমি লিখেও এনেছিলাম, কিন্তু পরবর্তী সময় আমাকে বলা হলো বাংলাতেই বলুন। তো বাংলাতেই আমি শুরু করছি। হরি হরয়ে নমঃ, কৃষ্ণ যাদবায় নমঃ, যাদবায় মাধবায় কেশবায় নমঃ। আজকে ভারতীয় ভাষা পরিষদের সুবর্ণ জয়ন্তী বছরে আমাকে কর্তৃত্ব সমগ্র সম্মানে ভূষিত করা হলো। এর জন্য আমি গর্বিত, আপ্লুত। মঞ্চে বসে আছেন ভারতীয় ভাষা পরিষদের যাকে বলে আত্মা কুসুম খেমানি জি, তাকে আমার শ্রদ্ধা। এবং
মঞ্চে আরও যারা বসে আছেন সবার নাম আমার জানা নেই, কিন্তু ভারতের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে যশস্বী লেখকেরা এসছেন পুরস্কার নিতে। সেই পুরস্কার সভাতে তাঁদের পাশে বসে আমিও পুরস্কার নিচ্ছি, এতে আমি গর্বিত বোধ করছি, আপ্লুত হচ্ছি। এই সম্মান আমি নিজে মনে করি সাহিত্য একাডেমি সম্মানের সমতুল। সুতরাং আমি সত্যি সত্যি আনন্দিত এবং গর্বিত। ভারতীয়তা নিয়ে যে বলা হয়েছিল লিখে আনতে, আমি লিখেও এনেছিলাম। আমি সেইটাই বাংলাতে যতটা পারি বলছি আপনাদের। আমি আমার জীবন কাহিনী দিয়ে ভারতীয়তা অনুভব করার কথা বলছি। আমাদের গ্রামাঞ্চলে, আমি বস্তুত পশ্চিমবঙ্গের একেবারে দক্ষিণ পশ্চিম সীমান্তে উড়িষ্যা ঘেঁষা এমন একটা গ্রাম থেকে উঠে এসেছি, যে গ্রামাঞ্চলে আমাদের একটা প্রথা আছে, জাত ভেদে অর্থাৎ জাতি ভেদে কারো কারো মুখের সাথে যদি মিল হয়ে যায় তাহলে তাদের দুজনের মধ্যে আত্মীয়তা অর্থাৎ স্যাঙ্গাত বা সয়া পাতানো হয়। মেয়েদের মধ্যে মেয়েদের মুখের মিল হলে সেখানে সয়ানি বা সেঙ্গাতিন পাতানো হয়। আমার নিজের মেজদি ছিল এবং তার গায়ের বর্ণ ছিল কুচকুচে কালো, কিন্তু মুখটা ছিল পান পাতার মতো সুন্দর। অনুরূপ আমাদের গ্রাম থেকে অল্প একটু দূরে ডাঙ্গাসাই বলে একটা গ্রামে একটি সাঁওতাল মেয়ে ছিল। তার গায়ের রঙ কালো, তার মুখটাও পান পাতার মতো সুন্দর। সুতরাং আমার বাবা মায়েরা বেশ ঘটা করে দুইজনের মধ্যে সেঙ্গাত পাতিয়ে দিল, ফুল পাতানো যাকে বলে। তারপর থেকে আমার দুজন মেজদি হলো, একজন আমার নিজের মেজদি আর একজন সাঁওতাল মেজদি। ক্রমে অর্থাৎ কিয়ৎকাল পরে, কয়েক বছর পরে তাদের দুজনেরই বিয়ে হয়ে গেল। একজনের বিয়ে হলো, মানে আমার নিজের মেজদির বিয়ে হলো ঝাড়গ্রামের কাছে ফেঁকোঘাট বলে একটা জায়গা আছে, ডুলুং নদীর তীরে একটি গ্রামে। আর সাঁওতাল মেজদির বিয়ে হলো গ্রামেই। সুতরাং এক মেজদি আমার গ্রামে থাকলো আর এক মেজদি দূরে। আমি তখন ঝাড়গ্রাম রাজ কলেজে পড়ি। একদিন কলেজ থেকে ফিরে দেখলাম আমার সেই আপন মেজদি, আমি যে বাড়িতে থেকে পড়াশুনো করতাম সেখানে বসে আছে চেয়ারে, একটা কাঠের চেয়ারে। তার চোখ দিয়ে অবিরল জল ঝরছে। আমার প্রথমটা রাগই হয়েছিল, মেজদি এখানে কেন? আমি তাকে জিজ্ঞেস করলাম, তুমি এখানে কি করে এলে, কোত্থেকে খবর পেলে? প্রথমে কিছু বলেননি, ধীরে ধীরে প্রকাশ করলেন, তোর জামাইবাবুর পায়ে ঘা, তুই যদি একজোড়া চটি জুতা আর কিছু টাকা দিস। আমি বললাম, আমি তো চাকরি করি না মেজদি, করি তো বড় জোর 2-4টা টিউশনি, কোথায় টাকা পাবো, কোথায় তোমাকে চটি জুতা কিনে দেবো? দে ভাই দে, বড় কষ্ট রে। সত্যি সত্যি ধার হাওলাত করে একজোড়া চটি জুতা আর কিছু টাকা তাকে দিয়েছিলাম। রাগ করেই বলেছিলাম, যাচ্ছ যাও, আর কিন্তু এসো না। মেজদি আর কোনোদিনই আসেননি। আমি গেলাম একদিন সেই ডুলুং নদীর ধারে ফেঁকো ঘাটে, দাও দাও করে
চিতা জ্বলছে, চিতা বহ্নিমান, সেখানে মেজদি শুয়ে পুড়ে যাচ্ছেন। আর আমার জামাইবাবু আমারই দেওয়া সেই চটি জুতা একবার পা থেকে খুলছেন, আবার পরে নিচ্ছেন। আগুনে দিতে বড় মায়া। একসময় আগুনে দিয়ে দিলেন, মেজদি মরে ছাই হয়ে গেল, চটি জুতাও ছাই হয়ে গেল। পরবর্তী সময়ে আমি চাকরি পেয়ে গ্রামান্তরে অনেক দূরে দূরে জেলায় জেলায় ঘুরে বেড়াচ্ছি। গ্রামে আর যাওয়া হয় না। গ্রামে গেলাম। গ্রামে একদিন গিয়ে কে যেন মনে করিয়ে দিল, কে যেন নয়, মাই বলল, তোর মেজদির বাড়ি যাবি না? মেজদি? সে তো কবেই মরে গেছে মা। কেন? তোর সেই সাঁওতাল মেজদি। গেলাম সেই ডাঙ্গাসাই গ্রামে, সাঁওতাল মেজদির বাড়ি। স্বভাবতই তিনি বাড়ি ছিলেন না, কাজে কামে বাইরে গিয়েছিলেন। ছোট ভাই এসছে শুনে খবর পেয়ে দৌড়ুতে দৌড়ুতে আসছেন। ডাঙ্গাসাই গ্রামের উঁচু ডাঙ্গায় দাঁড়িয়ে দেখতে পাচ্ছি আমার মেজদি, সাঁওতাল মেজদি দৌড়ুতে দৌড়ুতে আসছেন। এসে কোথায় বসাবেন আমাকে, কোথায় বসবেন তিনি নিজে হান্ডুল মান্ডুল হয়ে যাচ্ছেন, গলদ ঘর্ম যাকে বলে। তারপর সত্যি সত্যি তিনি তার মাটির দাওয়ায় পা ছড়িয়ে বসলেন। ছড়ানো পা, 10টা আঙুলের ফাঁক ফোকর দিয়ে রক্ত ঝরে যাচ্ছে। প্রতিটা আঙুলের খাঁজে হাজা। জলে কাদায় কাজ করেন, হাজা হওয়া স্বাভাবিক। রক্ত ঝরে যাচ্ছে দেখে বড় মায়া হলো। আমি পরের দিনই গ্রাম থেকে, পরের পার্শ্ববর্তী গ্রাম থেকে জুতোর দোকান থেকে এক জোড়া চটি জুতা, আর তখন তো চাকরি করি, হাতে অনেক টাকা, কিছু টাকা দিয়ে মেজদিকে বলেছিলাম, তোমার ওষুধ কেন, তোমার পায়ের ঘা সেরে যাবে, তারপর তুমি এই চটি জুতা পায়ে দিও, আরাম পাবে। তারপর আবারও সেই গ্রাম ছেড়ে দূর দূরান্তরে চাকরির সূত্রে, আমি একজন সিভিল সার্ভেন্ট ছিলাম, WBCS অফিসার, সুতরাং স্বভাবতই আমাকে চাকরির জন্য বিভিন্ন জেলায় ঘুরে বেড়াতে হতো। অনেকগুলো বছর বাদে, তখন মাও চলে গেছেন, গ্রামে গেলাম। গ্রামে যাওয়ার পর আবারও কেউ যেন মনে করিয়ে দিল, তোর মেজদির বাড়ি যাবি না? মেজদির বাড়ি গেলাম। যথারীতি সেদিনও মেজদি বাড়ি ছিলেন না, কাজে কামে বাইরে গেছেন। কিন্তু খবর ঠিক চলে গেল, তার ছোট ভাই, শুধু শুধু ছোট ভাই না, চাকরিওয়ালা ছোট ভাই এসছে। ছোট ভাই বলতো না, বলতো সরু ভাই। তো সেই সরু ভাই খোঁজে দৌড়ুতে দৌড়ুতে আসছেন আমার মেজদি। আবারও সেই প্রথম দিনের মতো কোথায় নিজে বসবেন, কোথায় আমাকে বসাবেন, হান্ডুল মান্ডুল হয়ে যাচ্ছেন। অবশেষে মাটির দাওয়ায় বসলেন, পা ছড়িয়ে। সেই ছড়ানো পা, 10টা আঙুলের খাঁজে খাঁজে তখনও রক্ত ঝরছে। তুমি সব টাকাটাই খেয়ে ফেলেছ, ওষুধ কেন নি? চটি জুতা যে ছিঁড়ে গেছে খবর দাওনি? মেজদি চুপচাপ কিছুক্ষণ বসে রইলেন। তারপরে ইগলুর মতো কুঁড়ে ঘরে হামাগুড়ি দিয়ে ঢুকলেন। ঢুকেই বুকে জড়িয়ে একটা ছেঁড়া নেকড়ার পুঁটলি বেরিয়ে এলেন। তারপর আবারও সেই পা ছড়িয়ে
বসে সেই ছেঁড়া নেকড়ার পুঁটলি ধীরে ধীরে খুলতে লাগলেন। আমরা যেমন পেঁয়াজের খোসা ছাড়াই, তেমনি করে একটার পর একটা ছেঁড়া নেকড়া খুলে যাচ্ছেন, পরতের পর পরত। পেঁয়াজের শেষে আমরা কিছুই পাই না, কিন্তু তার মধ্যে একটা কিছু ছিল। কিন্তু যখনই সেই ছেঁড়া নেকড়ার পরতের পর পরত নেকড়ার ছেঁড়াগুলো খুলে ফেলছেন, তখনই আমার মনে হয়েছিল অনার্য ভারতবর্ষের এক একটা করে ইতিহাসের পাতা উল্টাচ্ছেন মেজদি। অবশেষে সেই ছেঁড়া পুটলির মধ্যে পাওয়া গেল আমারই দেওয়া সেই চকচকে স্টিকার, একেবারে নতুন সেই চটি জুতা। আমি স্তম্ভিত হয়ে কোনো কথাই বলতে পারছি না। অবশেষে জিজ্ঞাসা করলাম, এই চটি তুমি পায়ে দাওনি মেজদি? মেজদি সেই চটি জুতা বুকে জড়িয়ে ধরে হাসতে হাসতে বলেছিলেন, তোর দেওয়া চটি জুতা আমি কি পায়ে দিতে পারি রে? আমার লেখার বিষয় সেই সমস্ত অনার্য মানুষজন যারা ভারতেরই অধিবাসী, কিন্তু আরণ্যক, বিভূতিভূষণের আরণ্যকে সত্যচরণ যখন প্রশ্ন করছেন যে ভানুমতির, সাঁওতাল যুবতী ভানুমতির ভারতের বিস্তৃতি বা তার দেশের বিস্তৃতি কতটুকু জানা আছে, তাকে জিজ্ঞাসা করলেন, কোনো শহরের নাম জানো? জানি, গয়া, মুঙ্গের, পাটনা। কলকাতার নাম শোনোনি? শুনেছি। কখনো গিয়েছ? যাইনি। আচ্ছা, তোমার দেশের নাম কি? বলেছিল, আমার দেশের নাম গয়া জেলা। জেলা গয়া। ভারতবর্ষের নাম শোনোনি? नहीं बाबूजी, मालूम नहीं। এরা জানে না ভারতবর্ষ কোথায়, কোন দিকে। তবু এদের অন্তরে আছে ভারতীয়তা, যে অনার্য সভ্যতা, যে তথা ভারতীয় সভ্যতা আমাদের বিদেশি আগ্রাসনের ফলে প্রভাবিত হয়েছিল। আমাদের বাংলা সাহিত্যে উপন্যাসের লেখন আদ্রাও পরিবর্তিত হয়ে গেছিল, কিন্তু এই জনজাতি, এদের মধ্যে সে পরিবর্তন আসেনি। তারা এতটুকুও প্রভাবিত হয়নি। আমাদের ভারতীয়তা এখানেই। ভালো থাকুন সবাই, সুস্থ থাকুন। बहुत ही आत्मीय एवं संस्मरणात्मक व्याख्यान नलिनी बेरा जी। अब मैं आमंत्रित करना चाहता हूं पापरी बर्मन जी को। असमिया की चर्चित युवा लेखिका हैं और इनका एक संग्रह परुआ पोहनिया प्रकाशित हो चुका है और हाल ही में बरकोटी की अवार्ड से भी इन्हें सम्मानित किया जा चुका है। हम आपका हार्दिक स्वागत करते हैं पापरी बर्मन जी। हिंदी इतनी अच्छी तरह से नहीं आता, तो मैं थोड़ी बहुत हिंदी में भी आप लोगों को सम्मान देती हूँ, थैंक यू बोल रही हूँ, और बाकी जो है मैं इंग्लिश में बोलूँगी। ऑनरेबल डायरेक्टर शंभुनाथ जी, कुसुम, रेस्पेक्टेड कुसुम खेमनाई जी, एंड भारतीय भाषा परिषद रेस्पेक्टेड स्कॉलर, फेलो अवार्डीज, and all guest members and respected audience present here today.
I come from Nalbari, Assam, a place where stories do not merely exist in books but linger in the air, flow in rivers, and echo in the conversation of farmers, weavers, mothers, and revolutionaries. The soil of Assam is rich not only in grain but memory, struggle, and heritage. And it is from this soil that my story emerges. My stories are deeply rooted in regional realities. Drawing from the richness of folk culture, I crafted Morag, a tale that unfolds within the world of traditional pottery and reflecting the soul of rural craftsmanship. In stories like Kathar Bakas, the wooden bugs, Ziatora, the living star, and Porua Puhonia, the paid end, I have tried to capture the emotional and social undercurrents of Bodo movement and Assam movement also. Its beginning, its turbulence, and the complex aftermath in left on society. Some of my widely appreciated works such as Lily Edin, A Day in Lily's Life, and Dhananjay Arweta Bolot, Dhananjay and an Ox have been translated into other Indian languages, which have been a humbling and motivating experience for me as a storyteller. My journey into storytelling found a deeper purpose when I joined the National Health Mission Assam in 2012 in witness the raw truth of human suffering, resilience, and survival. I found the threads that now wave through my stories, threads born not merely of imagination but of life realities. In this journey, I have drawn inspiration from many stalwarts of Indian art and thought. I cannot speak of Indianness without invoking Satyajit Ray, whose cinematic lens captured the soul of nation in transition. His character were not merely people, they were metaphors for entire generation. Rice Pathar Pasali is not just the story of Oppu, it is related ode to loss, poverty, and dreams, all details through the most compassionate scale. He taught us that the local can be universal and the personal deeply political. Equally profound has been the influence of the Ritik Ghatak, whose film like Meghalaka Tora praised the very heart of partisan, migration, and identity. Ghatak's cinema was a cry, a rupture, escape in silence. He used mythology and history not as ornaments but as weapon of critique. His lens showed us that Torma has a language and art can be its vocabulary. In my own writing, I strive to capture that fractured continuously of memory, the way past haunts the present. In the realm of literature, Ashabuna Devi's courageous pen opened doors for countless women. Her trilogy, especially Pratham Pratisruti, showed how a woman's life, often confined within four walls, holds within the storm in the revolution. Her words were tender yet feline. She showed me how the person is political and that womanhood, in all its dignity and pain, deserves space at the center of storytelling. Maheshwata Devi, on the other hand, was fire incarnate. Her stories did not just speak, they ruled. She gave voice to the voiceless writing of tribal communities, bonded lovers, and forgotten rebels with a fierce sense of justice. Her uncompromising commitment of truth has been a beacon for me. In her, I learned that literature must disturb, must provoke, must compel the reader to see what has long been ignored. Her life and work remind us that art is not always about beauty. Sometimes it is about blistering honestly. No reflection on Indianness and creative insight would be complete without acknowledging the profound influence of D.D. Kosam Bhai,
who works reshape our understanding of history and culture. In this seminal book, An Introduction of the Study of Indian History, Kusumbi challenges us to see history not merely as a series of events driven by rulers and warriors, but as a complex interplay of class struggle, economics, and cultural forces. His unique blend of Marxist thought and interdisciplinary approach invited us to view Indian past through the lives of ordinary people, their labor, their art, their resilience. For me, Kusumbi works is a remember that storytelling must not shy away from the hidden truth. It must question, probe, and uncover the forces that shape our world, much like the stories we tell of our past and present. Today, when we speak of Indianness, we must resist the monolithic definition. India is not one language, one religion, one identity. It is a mosaic, even shifting, even expressing. It is our multilingual dreams, our shared silence, and our contradictory self. Through language, through memory, and through unwavering creative spirit, थैंक यू। और मैं भारतीय भाषा परिषद को और एक बार धन्यवाद देना चाहती हूँ। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद पापड़ी बर्मन जी। अब मैं आमंत्रित करना चाहता हूँ साहित्य अकादमी सम्मान से सम्मानित तमिल भाषा के चर्चित कथाकार, नाटककार, अनुवादक, समीक्षक और सबसे अच्छी बात है कि जन समूहों में जाकर स्टोरी टेलिंग की परंपरा को ज़्यादा लोकप्रिय बनाने वाले और ज़मीन से जुड़कर काम करने वाले आदरणीय एस रामाकृष्णन जी, आपका हार्दिक स्वागत है। எல்லோருக்கும் வணக்கம்। தமிழ் வாழ்க, தமிழர் நலம் பெருகுக। I know only Tamil and English, not even know a word of Hindi or Bengali, but I sit peacefully for an hour without knowing a word or in the stage. It's really a painful, because nobody speaks in English. I only know Tamil and English. So I just sit and look at the faces of the readers and the audience. I think Bharatiya Bharshit means it respects all the language equally and it honors all the writers equally. On this basis, I request this dais and the audience to talk my native language, Tamil. It's my right, because I'm a Tamil writer. I like to talk in Tamil. ஒரு நிலவை பார்ப்பதற்கோ, ஒரு மலரை பார்ப்பதற்கோ, ஒரு நதியை பார்ப்பதற்கோ, வானத்தில் இருக்கக்கூடிய ஒரு நட்சத்திரத்தை பார்ப்பதற்கோ எந்த மொழியும் தேவையில்லை. வெறும் கண்களால் அதை பார்க்க முடியும். ஆனால் மொழி ஒன்றை வேறுபடுத்தவும், ஒன்றை தனித்துவப்படுத்தவும், ஒன்றை சிறப்பிக்கவும் தான் தேவைப்படுகிறது. அதனால் மொழி இல்லாமல் நாம் கொஞ்சம் அமைதியாக இருக்கலாம். இங்கே நான் அமைதியாக இருந்தது போல நீங்களும் 2 நிமிடம் நான் என் மொழி புரியாவிட்டாலும் அமைதியாக கேட்கலாம். என்னுடைய 20 வயதுகளில் தாகூரையும், விபூதி பூஷணையும், தாராசங்கரையும், வங்கத்தினுடைய முக்கியமான படைப்பாளிகள் எல்லோரையும் படித்துவிட்டு இதே கல்கத்தாவிற்கு 22 வயதில் ஒரு ரயிலேறி வந்து இதே வீதிகளில் ஒரு நாடோடியை போல சுற்றி அலைந்தேன். எனக்கு வங்காளம் தெரியாது, ஆனால் வங்காள எழுத்தாளர்களை தெரியும். அவர்களை நான் தமிழில் படித்திருக்கிறேன். அவர்கள் இந்தியாவினுடைய சிறந்த எழுத்தாளர்கள். அவர்கள் வாழ்ந்த மண்ணிற்கு வந்து பார்க்க வேண்டும் என்பதற்காக 20 வயதில் இதே வீதியில் நான் ஒரு நாடோடி போல அலைந்திருக்கிறேன். அதே நகரில், அதே வீதியில் எனக்கு இன்று ஒரு விடுது அளிக்கப்படுகிறது என்பது எனக்கு கிடைத்த கௌரவமாக கருதுகிறேன். இந்த அவையை வணங்கி விடைபெறுகிறேன். நன்றி. बहुत बहुत धन्यवाद। भारतीय भाषा परिषद भारतीय भाषाओं का आंगन है और अभी आपने सुना एस रामाकृष्णन जी को, और उन्होंने अपनी भाषा में, तमिल में अपनी बातें रखी। वो राइटर में आपको मिल जाएगा।
नहीं नहीं, वो बता देंगे वो। हाँ, बिल्कुल, वो आपको सुनने को मिलेगा, पढ़ने को मिलेगा आपको। अब मैं आमंत्रित करना चाहता हूँ तेलुगु के युवा कवि और लेखक जी आदि नारायण जी को, और इनकी 2 कृतियाँ हैं कविता की, नालीला सुगंधम और तोब्बा निपनी बातम, और आपके लेखों का संग्रह है नीलवन का, और आप उस्मानिया विश्वविद्यालय में तेलुगु के सहायक प्रोफेसर के पद पर कार्यरत हैं। आपका हार्दिक स्वागत है जी आदि नारायण जी। అందరికీ నమస్కారం. నా పేరు డాక్టర్ జి ఆదినారాయణ. నేను ఉస్మానియా విశ్వవిద్యాలయం హైదరాబాద్ తెలంగాణలో అసిస్టెంట్ ప్రొఫెసర్గా పనిచేస్తున్నాను. ఈరోజు ఈ కార్యక్రమాన్ని ఏర్పాటు చేసినటువంటి భారతీయ భాషా పరిషత్ గోల్డెన్ జూబ్లీ సందర్భంగా ఈ అవార్డ్స్ ఏర్పాటు చేసినటువంటి భారతీయ భాషా పరిషత్ అధ్యక్షులు కుసుమ్ కేమాని, టుడేస్ ప్రోగ్రామ్ చీఫ్ గెస్ట్ ప్రొఫెసర్ అనురాధా లోహియా, ఎక్స్ వైస్ ఛాన్సలర్, భారతీయ భాషా పరిషత్ డైరెక్టర్ శంభునాథ్ జీ, today's awardees and my colleagues, my dear friends, dear literature, language and literature ordinance. Today I stand before you humble and honored by the Presidential Award. ఈరోజు తెలుగు లాంగ్వేజ్లో నేను అవార్డు యువ పురస్కారంగా ఎన్నికయ్యానంటే దానికి కారణం తెలుగు ప్రాంతానికి సంబంధించినటువంటి కల్చర్ కానీ, తెలుగు ప్రాంతంలో ఉండేటువంటి సంస్కృతి కానీ, తెలుగు ప్రాంతంలో ఉండేటువంటి అనేక రకాలైనటువంటి వైవిధ్యమైనటువంటి అంశాలతో కూడుకున్నటువంటి భావ వ్యక్తీకరణ చేసినటువంటి నా కవిత్వాన్ని గుర్తించినటువంటి ఈ సంస్థకు ప్రత్యేకమైనటువంటి ధన్యవాదాలు. లిటరేచర్ టు మీ is not just about following tradition, it is about reinventing it. A true poet gets inspired but does not mimic the past and craft their own voice, their own rhythmic, their own way of perfection. For a poet, technique is more than rules, it is the alchemy of words. We case that rare speaks on expressions so original, so alive, it could only be ours. A poet always searching for the perfect way expression their thoughts, something original, something that feels called uniquely theirs. To the poet learns perceive the world. They study the wonders of nature, humanity and universe. My own journey, the poetry is deeply rooted in my identity, Indianness, my Dalit identity, my PhD topic and my PhD studying in Hyderabad Central University. I explored Dalit autobiographies guided by them works of 7 great poets. I have authored 2 poetry books. One is Nanila Sugandham. He started 27 years back, Professor N. Gopi. It is a 4 lines, 20 to 25 words. The first 2 lines is one theme. Second 2 lines is our counter to first 2 lines. Like for example, వర్షం తగ్గినా రోడ్లు ఉప్పొంగుతున్నాయే, అవి బస్తీ వాసుల కన్నీళ్ళు. The rain was stopped, yet the street still flowed. Those are the tears
of the slum dwellers. ఇంకొక నాని, ఒక్కోసారి ఉల్లి కన్నీళ్లు తెప్పిస్తుంది, ఒక్కోసారి ఉల్లి కన్నీళ్లు తెప్పిస్తుంది, కోస్తున్నందుకు కాదు కొంటున్నందుకు. Sometimes onions bring tears, not for cutting them, but from buying them. So this is one Nani. This short poetry, my Telugu poem, my grandmother. మా అవ్వ పొద్దున్నే నిత్యం భూమిని ముద్దాడే చీపురుతో ఆకిల్ని ఐరన్ కొట్టిన అంగిలా సాఫ్ చేస్తుంది. బజార్లో తెచ్చిన బర్రెపెండ బకెట్లేసి నేల తల్లికి పట్టంచులా పట్టు చీర కడుతుంది. కట్టమైసమ్మను కదా బూదిచ్చినట్టు గల్మంతా అలికి గడపను బొట్లతో ట్యాంక్ బండు లైట్లలా మెరిపిస్తుంది. మా అవ్వ బోళ్ళన్నీ ఆకిట్లేస్తుంటే ఆకాశం కన్నా అందంగా మెరుస్తాయి. బొగ్గు నోట్లేస్తుంటే పెప్సిడెంట్ పక్కకు పడేయాల్సిందే, బ్రష్ విరగొట్టాల్సిందే. సాట్ల బియ్యం బోచెరిగితే సంగీతం వాయిస్తున్న శబ్దం ఎంత మధురం. ఇక మా అవ్వ ఎయిలు వారంగా పోయిన నాన్న ఆళ్లకు రాకుంటే తక్కిచ్చి అడుగుతుంది, తనలాడుతుంది. పనికాడ తలకాయకు తువాల గట్టి పారబట్టి పనిచేస్తే పడుసు మొగోడు కూడా పనికి రాడు. పార పగులు కొడవలి చేతబట్టిందే అయినా పెన్ను పట్టినోళ్ళ కంటే లగాంచి మాట్లాడుతుంది. దబ్బున నాకు జ్వరం వస్తే కడుపు మీద తడి బట్టేసి పైంత రుద్ది ఫ్యాన్ తిరిగినట్టు తిరుగుద్ది నా మంచం చుట్టూ. ఏమనిపిస్తుంది బిడ్డ అని చిన్నబోతుంది. ఇట్లా మా అవ్వ రాత్రికల్లా ఎర్ర మన్ను కుండ మీద పిడిసోలే తడిసి ముద్దై ఎండిపోతుంది. Now I conclude the Rabindranath Tagore's lines. Let your life lightly dance on the edges of time, like dawn of the tip of a leaf. Thank you so much. Thank you. बहुत बहुत धन्यवाद आदि नारायण जी। अब मैं बुलाना चाहूँगा हमारे समय के चर्चित युवा कवि और हाशिए की आवाज़ को केंद्र में लाने वाले, मैं उनकी कविता की कुछ पंक्तियों से उन्हें आमंत्रित करना चाहूँगा। मोर्चे पर विदा गीत। मैं नहीं लौटा तो मेरे जैसा दूसरा लौटेगा, तुम उसे मेरे जितना ही प्यार करना, वह उसका हकदार होगा। यूँ तो मैं मिलूँगा तुमसे साथियों, मेरा विदा गीत यहीं खत्म होता है, इस पेड़ को शुक्रिया कहो और चलो उठो, हमें राजा को उसकी हौसी योजनाओं समेत दफन कर देना है, और समय रहते लौटना भी तो है अपनी अपनी प्रेमिका की बाहों में, यह इतना कठिन भी नहीं है। और इन पंक्तियों के रचनाकार विभाग वैभव भाई को मैं आमंत्रित करता हूँ कि वह और अपनी बात रखें। आदरणीय मंच और सामने बैठे आप सब बहुत थक चुके हैं, समय बहुत कम है। मुझे जो कुछ कहना है मैंने लिख दिया है, और हो सकता है इस पर और बात हो, क्योंकि भारतीयता अपने आप में एक ऐसा विषय मिला। मैं शुक्रगुजार हूँ शंभुनाथ जी का कि उन्होंने इस विषय पे मुझे पढ़ने और सोचने का मौका दिया। कुछ छोटी छोटी बातें हैं जिससे मैं क्या कहना चाह रहा था वो आपको शायद उसका इशारा मिल जाए। पहली बात तो ये कि भारतीयता एक बहुत ही अस्पष्ट सा मामला है, ये इतना आसान नहीं है। एक आयरिश विद्वान हुए बेनेडिक्ट एंडरसन ने राष्ट्रीयता के बारे में, राष्ट्रीयता और भारतीयता चूँकि बहुत ही सीधा संबंध है, तो राष्ट्रीयता और राष्ट्रवाद के बारे में बात करते हुए बेनेडिक्ट ने कहा कि राष्ट्रीयता और राष्ट्रवाद एक ऐसा पद है, एक ऐसा समूह है, कल्पित इमेजिन्ड कम्युनिटी शब्द दिया उन्होंने, तो एक ऐसा समूह है जो एक दूसरे से मिलता नहीं, एक दूसरे के सुख दुख में शामिल नहीं होता, लेकिन वह अपनेपन के लिए संघर्ष करता है। मतलब
कन्नड़ भाषी जो है वो जो असमी भाषी है उससे मिलता नहीं है, उससे बहुत ज़्यादा सरोकार नहीं है। इसके बावजूद वह भारतीय होने के अपनेपन के लिए संघर्ष करता है। तो ये संघर्ष जो है बहुत ही अमूर्त किस्म का होता है। तो भारतीयता सबकी, भारत की भारतीयता क्या है ये कोई प्रश्न नहीं बन सकता है। प्रश्न हमेशा एक वचन में बनेगा, आपकी भारतीयता क्या है, क्योंकि भारतीयता एक ऐसा विषय है जिस पे हर किसी की अपनी भारतीयता हो सकती है। मेरी भारतीयता आपकी भारतीयता से अलग हो सकती है। एक बात ये, भारतीयता कोई इतनी भी अमूर्त चीज नहीं है कि हम उसे थोड़ा सा दूर जाके न समझ सकें। कम से कम भारत के संदर्भ में भारतीयता 2 कालखंडों में बट जाती है। तो भारत के संदर्भ में भारतीयता कम से कम 2 कालखंडों में बढ़ती है। एक भारतीयता बनती है आजाद भारत की, दूसरी भारतीयता बनती है परतंत्र भारत की, उसके पहले की भारत, आज़ादी के पहले के भारत की। तो जो आज़ाद भारत की भारतीयता बनेगी वो बनेगी संविधान के उन मूल्यों के साथ, संविधान के उन ऊंचे आदर्शों के साथ जिसके साथ हम अपने नागरिक बोध और नागरिक सुरक्षा के साथ जीते हैं। मतलब स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व, आपसदारी, बहनापा, बंधुत्व के साथ बहनापा न कह के अपने आप में हम एक भारतीयता को छोड़ देंगे। तो आज़ाद भारत की भारतीयता बनती है संविधान के ऊंचे मूल्यों से। उसके पहले की, यानी जिसे बहुत लंबा चौड़ा, शायद भाई आप कुछ कह रहे थे लेकिन मैं उसे इत्तेफाक नहीं रखता, क्योंकि एक अस्पष्ट सी और कुछ ताकतवर लोगों के साथ, जिसे आप गंगा जमुनी तहजीब या ऐसा कुछ कह रहे थे, एक शासक वर्ग और कुछ ताकतवर लोगों की आपस में साझेदारी थी, आपस में आपसी समझ थी कि हम कैसे इस देश पे शासन करेंगे। तो मैं उसे कभी एका नहीं कहना चाहता। हमेशा से इसके पहले की जो भारतीयता रही है बहुत ही भ्रामक किस्म की परिस्थिति पैदा करती है वो। लेकिन ऐसा नहीं है कि ये जो आज़ाद भारत की भारतीयता है, संविधान की भारत, मुझे आप तुरंत रोक दीजिएगा प्लीज, जैसे ही समय हो जाए आप मुझे तुरंत रोक दीजिएगा। तो जो आज़ाद भारत की भारतीयता बन रही है, स्वतंत्रता, समानता और आज़ादी का, इसका कोई सूत्र हिंदुस्तान में पहले नहीं था। मैं ऐसा भी नहीं कह रहा हूँ, इसका सूत्र था। हम सामान्यतः समझ लिए कि जो हमारी भारतीयता के लक्षण हैं, हमारी भारतीयता के जो गौरव हैं, वो सिर्फ संविधान के साथ शुरू होते हैं, उसके पहले कहीं नहीं थे। हम जरा ध्यान से देखेंगे तो जो आज़ादी का संघर्ष है अपने आप में स्वतंत्रता का संघर्ष है। इस संघर्ष के साथ साथ जो एक स्वर था लगातार साथ दे रहा था वो थी संत कविता की स्वर। कम से कम हिंदुस्तान में संत कविता एक ऐसी धारा हुई जिसके पास वैकल्पिक राज्य का एक नक्शा था। उसके पास राज्य यानी भारतीयता के कुछ ऐसे साफ मूल्य थे जिसके साथ वो दूर तक आया और जिसकी परिणति संविधान में होती है। वो था, आप चले जाइए रैदास के पास, क्या कह रहे हैं रैदास जब कह रहे हैं ऐसा चाहूं राज में मिले सबन को अन्न, बड़ो सबो सब सम रहे, रैदास रहे प्रसन्न। यह बड़े छोटों के समान रहने की जो महा इच्छा है, महास्वप्न है, सबको अन्न मिलने का जो महास्वप्न है, मूलतः संसाधनों के समान बंटवारा का स्वप्न है वो। रैदास के यहाँ, रैदास के बेगमपुरा, जिसे बेगमपुरा का जो राज्य का एक नक्शा देते हैं, बेगमपुरा के संविधान की जो उद्देशिका है बिल्कुल स्पष्ट है। वहां पर बड़ों छोटों को सम रहना है और सबको अन्न मिलना है, यानी सब जो संसाधनों का बंटवारा होगा सबको बराबर होगा। ठीक उसके बाद कबीर के यहाँ चले आइए, अमर देशवा। कबीर अपने अमर देशवा के संविधान में साफ साफ कह रहे हैं कि कौन नहीं रहेगा वहां पे। वहां ब्राह्मण नहीं रहेगा, क्षत्रिय नहीं रहेगा, वैश्य नहीं रहेगा, शूद्र नहीं रहेगा, वहां ताकतवर शक्तियां नहीं रहेंगी। उससे आगे बढ़कर वो धार्मिक नेताओं पे यानी मिथकी नेताओं पे प्रश्न करते हैं। वहां ईश्वर नहीं रहेगा, अल्लाह नहीं रहेगा, शेख नहीं रहेगा, पंडित नहीं रहेगा, मुल्ला नहीं रहेगा। कबीर का अमर देशवा रैदास के बेगमपुरा से आगे का एक राज्य रिश्ता है। और बाद में अब मैं यहाँ पे बहुत साफ कर देता हूँ कि यह सिर्फ और सिर्फ संत कविता के पास था।
ठीक समानांतर भक्त कविता चल रही थी, और भक्त कविता संत कविता के इस राष्ट्रीयता, इस भारतीयता के जितने भी मूल्य थे उनके खिलाफ बात कर रही थी। हो सकता है मेरे नाम लेने से थोड़ा सा विवाद हो जाए। तुलसी का राम राज्य, जैसे रैदास का बेगमपुरा है, कबीर का अमरदस्वा है, ठीक वैसा ही एक स्वप्न तुलसी का राम राज्य है। मैं उदाहरण नहीं देने वाला हूं, आप सब जानते हैं कि वो कैसा राम राज्य होने वाला है। वर्णाश्रम व्यवस्था, ऐसी खतरनाक और त्रासद व्यवस्था का ऐसा समर्थन वो भक्त कविता के पास था। तो इस बात को साफ रखना है कि संत कविता के पास जो मूल्य थे, जो राष्ट्रीयता थी, भारतीयता थी, वो भक्त कविता उसको कैरी नहीं करता। मैं बहुत बोल चुका हूँ। बाद के भी कवियों ने इस तरह की बातें की। पंजाबी के मेरे बहुत प्रिय, बहुत मशहूर कवि पाश, भारत के बारे में पाश के पास 3 कविताएं हैं, लेकिन मैं सिर्फ एक का जिक्र करूंगा, जो इमरजेंसी में इंदिरा गांधी के हत्याकांड के बाद जो कविता लिखी पाश ने। पाश साहब कह रहे हैं अगर उसका कोई खानदानी भारत है तो उस भारत से मेरा नाम काट दिया जाए। जब सर्वश्री दयाल सक्सेना कह रहे हैं कि देश कागज पे बना नक्शा नहीं होता, तो इस सवाल के साथ एक और सवाल बनता है कि फिर देश क्या होता है, यानी राष्ट्रीयता क्या होती है, भारतीयता क्या होती है। अगर भारत कोई नक्शा नहीं है, कोई कागज पे बना नक्शा नहीं है, तो क्या है फिर? वो है हर किसी की राष्ट्रीयता, हर किसी की भारतीयता अपनी अलग होगी। भारत मुझ पे कैसे खुलता है? मैं यहाँ के आयोजकों को कुछ नहीं कहना चाहता। मैंने अपने जीवन में कभी भी अपने दलित पोएट होने को एड्रेस नहीं किया, मैंने स्वीकार नहीं किया, लेकिन हिंदवी जैसा एक प्लेटफॉर्म आता है और वो मेरी पहचान, चूंकि मेरे सोशल लोकेशन वह है, इसलिए मेरे कविता का लोकेशन ये होगा। मैं अपनी भारतीयता बताऊंगा, मैं किन अर्थों में भारतीय हूं, मैंने कभी नहीं कहा। आखिर क्या है दलित पोएट्री? ऐसा नहीं कि ऐसा दलित पोएट कहे जाने से मुझे शर्म है, मुझे अच्छा लगता है, लेकिन मैं नहीं चाहता कि आप गवर्न करें। कोई ताकतवर सत्ता समूह यह नहीं तय करेगा कि विहाग वैभव की या किसी की भी भारतीयता क्या होगी। वो भारतीयता उसके भीतर से आएगा। वो जो कहेगा यह अषाद बीड़ा है, अज्ञे का अषाद बीड़ा है, सब पर अलग अलग खुलेगा, और ऐसी कोई चीज नहीं है जो इसको एक कर दे। आखिरी में एक बात मेरी रचनात्मक अंतर्दृष्टि को लेकर, इतने से साफ हो गया होगा। भगवत राउत का कविता संग्रह आया, दी हुई दुनिया। ये दुनिया जो हमें मिली है, जो मुझे मिली है, जन्म के साथ जो मुझे मिल गई, उसको बेहतर करने की, उसे और सुंदर, जितना सुंदर या असुंदर मिला था उसको और सुंदर बनाने की जितने भी महत्वाकांक्षाएं होंगी, जितने भी प्रयास होंगे, जितने भी कोशिशें होंगी, उन सब के पक्ष में लिखा गया साहित्य मेरी अंतर्दृष्टि की निर्मित करता है, और मैं उन्हीं निर्मितियों और उन्हीं मूल्यों के साथ लिखता पढ़ता रहा हूँ, रहूँगा। पुरस्कार के लिए भारतीय भाषा परिषद और आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद देहाग। अब मैंने अभी हाल ही में बोधिसत्व की एक कविता पढ़ी, भारत दुर्दशा, भारतेंदु ने भी लिखा है। रास्ते में देश मिला, भागता भागता चला जा रहा था। मैंने पूछा कहाँ जा रहे हो? बहुत जल्दी में हो। बोला उधर ही जिधर सब ले जा रहे हैं हाँक कर। हमें समझना होगा कि भारतीयता की जो अंतर्दृष्टि है उसे अलग अलग नैरेटिवों से जिस तरह से हाँका जा रहा है, किसी के यहाँ सांस्कृतिक राष्ट्रवाद है तो किसी के यहाँ धार्मिक उत्थानवाद है, ऐसे कठिन समय में हमें भारत की आत्मा की तलाश करनी होगी, क्योंकि हमें उस परंपरा की ओर जाना होगा जहाँ राम, बुद्ध, गौतम और बाद में चलकर हमारे यहाँ कबीर, शूर, तुलसी के साथ साथ रसखान, जायसी की जो समृद्ध परंपरा से लेकर आज हम भारतेंदु और प्रेमचंद के रास्ते से होकर आगे बढ़ते हैं, तो हमें दिखता है कि हिंदी साहित्य की जो पूरी परंपरा है उसमें भारतीयता के लिए बहुत अवकाश हैं। लेकिन हम जब अपनी परंपरा, इतिहास बोध और सांस्कृतिक चेतना से कटते हैं
तो हम ऐसे ही जगह पर खड़े होते हैं जहां हमें भारतीयता के अंतर्दृष्टि के बीच इस तरह के विभाजनकारी तत्व दिखाई देने लगते हैं। तो हमें उसका पुनर्खोज करना है और इन तमाम बिंदुओं की ओर संकेत करेंगे। इस सत्र के अध्यक्ष वक्तव्य रखते हुए प्रोफेसर शंभुनाथ जी, मैं उनका हार्दिक स्वागत करता हूँ। सर, आप आएँ। हम लोग अब समापन की तरफ हैं। मुझे ज़्यादा कुछ नहीं कहना है। 2-3 वाक्य में मैं अपनी बात समाप्त करूंगा। उसमें एक वाक्य तो यह है कि हम एक ऐसे दौर में प्रवेश कर चुके हैं जब सबसे अधिक नुकसानदेह भारतीय होना है। और ऐसे दौर में ये निश्चित है कि भारतीयता कोई एक निश्चित धारणा नहीं है, कोई जड़ दृढ़ धारणा नहीं है। फिर भी इतना तो कहा जा सकता है कि भारतीयता हमारे देश में एक तरह से स्थानीयता, भारत की चेतना और वसुधैव कुटुंबकम, इनका एक बौद्धिक त्रिभुज है। स्थानीयता, भारतीयता और वसुधैव, अंतर्राष्ट्रीयता, विश्व मानवता, जो कह लें आप। अब ये हो सकता है कि किसी के भीतर कोई कोण ज़्यादा बड़ा हो, स्थानीयता ज़्यादा बड़ा हो, भारत का कोण छोटा हो, वैश्विक कण और छोटा हो, लेकिन एक मुकम्मल जो भारतीयता है वह इस बौद्धिक त्रिभुज के बिना अधूरी है। स्थानीयता, भारतीयता और वैश्विकता। अभी जो ग्लोबल है उसको भारत, अब जो लोग भारत छोड़ करके अमेरिका में बस चुके हैं उनके अंदर कितने भारतीयता है? जो भारत में है उनके लिए पहले धर्म और पहले जाति है और पहले प्रांत है या पहले भारत है? आज से 50 साल पहले, 100 साल पहले एक था कि हम कहते थे कि हाँ हम भारतीय हैं और हम कहते थे कि हम मनुष्य हैं। लेकिन आज सबसे अधिक वही बात है, सबसे अधिक नुकसानदेह है जब आप अपने को सिर्फ मनुष्य समझते हैं, अपने को आप सिर्फ भारतीय समझते हैं। बहुत नुकसान में रहेंगे, बहुत घाटे में रहेंगे। आज आपको कहीं आपको जुड़ना पड़ेगा किसी स्थानीयता से, किसी धर्म से, किसी जाति से, किसी प्रांत से जुड़ना पड़ेगा, तब आपको कुछ फायदा हो सकता है। अंत में मैं ये कहूँगा कि साहित्य का संबंध स्थानीयता से भी है, राष्ट्रीयता से, भारतीय राष्ट्रीयता से भी है और वैश्विकता से भी है। अगर किसी के अंदर स्थानीयता तो कूट कूट कर भरी हो और भारतीय राष्ट्रीयता न हो, किसी के अंदर भारतीय राष्ट्रीयता कूट कूट कर भरी हो और स्थानीयता न हो, किसी के अंदर भारतीय राष्ट्रीयता हो और स्थानीयता हो और वैश्विकता न हो, मनुष्य के अंदर कुछ अधूरापन रह जाएगा। अगर इस बौद्धिक त्रिभुज के बिना भारत अधूरा है। और अंत में मैं कहूंगा कि साहित्य की का जो वह काम है वो केवल स्थानीयता के व्यक्ति नहीं है। आज अमेरिका कह सकता है कि अमेरिका फर्स्ट। क्या भारत में ये कहना संभव है कि इंडिया फर्स्ट? आज भारत में ये कहना बहुत कठिन है, इंडिया फर्स्ट। आज प्रांत वाले कहेंगे कि अमुक प्रांत फर्स्ट, जाति वाले कहेंगे अमुक जाति फर्स्ट, धर्म वाले कहेंगे अमुक धर्म फर्स्ट। इंडिया फर्स्ट कहने वाले लोग अब भारत में कम होते जा रहे हैं। ये चिंता की बात है। इस क्राइसिस को समझना होगा, इस क्राइसिस को समझना होगा। अंत में साहित्य क्या है? ठीक है, आज इंडिया फर्स्ट कहने वाले लोग, भारत फर्स्ट कहने वाले लोग हार रहे हैं समाज में, लेकिन साहित्य और है क्या? साहित्य ऐसे लोगों का हथियार है जो हार रहे हैं पर हार मानने के लिए तैयार नहीं है। वो साहित्य ऐसे ही लोगों के हाथ का हथियार। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अब धन्यवाद ज्ञापन के लिए हमारे वित्त सचिव श्री घनश्याम शुक्ला जी को आमंत्रित करता हूं। श्री घनश्याम शुक्ला जी।
आप सबको बहुत बहुत नमस्कार। मंचासीन विशिष्ट विद्वानों, आप हमारे अनुरोध पे दूर दूर से पधारे हैं, आप सबका बहुत बहुत हार्दिक धन्यवाद है। सभागार में उपस्थित हमारे अतिथिगण, आप सबको मैं सहृदय बहुत धन्यवाद परिषद की तरफ से देता हूँ। आज विशेष धन्यवाद देना चाहूँगा कि आप सब बहुत ही समय पर पधारे और हम अपना कार्यक्रम एक समयानुसार शुरू कर सके। हमारी आज की मुख्य अतिथि श्रीमती अनुराधा लोहिया जी भी विशेष धन्यवाद की पात्र है कि वो अपने बहुत बिजी शेड्यूल में से समय निकालकर यहाँ पे आई, और मैं हमारे धन्यवाद उनको दूंगा जो हमारे आर्थिक सहयोगी आज के कार्यक्रम में, जिनके सहयोग से हम ये पुरस्कार राशि प्रदान कर सके, उनका भी धन्यवाद। हमारे जो पूर्व ट्रस्टी, पूर्व कार्यकारिणी सदस्य जिन्होंने हमें मार्गदर्शन दिया, मैं आज इस मंच से उनको नमन करते हुए उनका भी धन्यवाद करूंगा। कुसुम खेमानी जी हमारी अध्यक्षा, अस्वस्थ होते हुए भी समय पर पधार कर पूरा समय इन्होंने दिया है। इनकी उपस्थिति मात्र से आज भारतीय भाषा परिषद में कुसुम जी का पदार्पण एक हवा की तरह होता है, हमने महसूस किया। अगर कुसुम जी परिषद में नहीं है तो इनका विशेष धन्यवाद है। बाकी तो देखिए, एक औपचारिकता नहीं, हम हृदय धन्यवाद दे रहे हैं इस कार्यक्रम को सफल बनाने में जिन्होंने हमें सहयोग दिया। हमारे कार्य ट्रस्टीगण, कार्यकारी सदस्य, हमारे ऑफिस कार्यालय के सहयोगी बहुत मेहनत की, उन्होंने कई दिन से लगे हुए थे, तो उनका मैं विशेष धन्यवाद देता हूँ। आप सब पधारे, मीडिया से जो पधारे हमारे बंधु, आप सबका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी तरह आप परिषद से सहयोग बनाए रखें। नाश्ता भी, इसके बाद तो नाश्ता था ना, बस बोल दूँ मैं। अच्छा, और सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि आप सबके लिए हमने हाई टी की व्यवस्था की है और बहुत स्वादिष्ट चाय टी है। आप कृपया सब नाश्ता करके जाइएगा, तभी हम सार्थक होंगे। अंत में आपका आभार, धन्यवाद।